हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है टोटल इसमें, और उसे हम करने की कोशिश करेंगे। मिसलेनियस है, एक टॉपिक से नहीं है, मिसलेनियस है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस मुझे लाइव करानी थी और मैं लाइव आई भी, बट किसी वजह से नेटवर्क इश्यू तो नहीं था, मेरा सिस्टम ही इतना हीटअप हो गया कि वो हैंग करने लगा, तो लाइव नहीं हो पाई क्लास। ठीक है, तो मैंने सोचा फिर मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं, अपना भी टाइम वेस्ट ना करूं, मैं इसको रिकॉर्ड करूं और आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो ये रिकॉर्ड कर रही हूं, उसके बाद अपलोड करूंगी और उसके बाद आप देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है कि जब आप क्वेश्चन देखें तो जब क्वेश्चन आए डिस्प्ले पे आपकी, वीडियो को पॉज करिए, खुद से आंसर देने की कोशिश करिए और फिर मेरा आंसर जानिए कि मैंने क्या आंसर बताया। ठीक है, तो प्ले करके फिर आप मेरा आंसर जानिए। इसका मतलब ऐसे आपको फील होगा जैसे आप लाइव क्लास में ही हैं। पहले अपना आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है। और दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि इसको आप दोबारा देखें, है ना, दो बार देखें, तो सीधा सा है, टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप जैसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो ये पीडीएफ वहां भी अपलोड किया जाएगा, वहां भी डाला जाएगा, आप वहां से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ गुड टीचर। मतलब गुड टीचर का ट्रेट इसमें से क्या नहीं है। अगर मैं ट्रेट की बात करूं तो ट्रेट कहते किसे हैं, तो ट्रेट का मतलब है क्वालिटी, है ना, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब जो टीचर का लक्षण है, मतलब एक टीचर क्या नहीं हो सकता, क्योंकि नोट पूछा है तो इसमें यह देखना है कि एक टीचर इनमें से क्या नहीं हो सकता। क्या एक टीचर वो नहीं होगा जो अब फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट, जिसके फुल कमांड होगी सब्जेक्ट पे, वो टीचर नहीं होगा। ये ऑप्शन बी, ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आइडेंटिकली है ना, मतलब जो वो टीचर नहीं होगा जो कि सारे बच्चों को क्या करता है, सेम वे से ट्रीट करता है, सेम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से ट्रीट करता है। ये ऑप्शन सी, अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, या फिर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करता है, एंड थिंकिंग इन द सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग क्लास लेने से पहले, जो कि बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रिपरेशन करता है और तब जाके अपना जो है क्लास लेता है। एक टीचर वो नहीं होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन एक स्किल होगा, वो टीचर नहीं होगा। तो आपसे पूछा गया है कि नॉट अ ट्रेट ऑफ गुड टीचर, तो मतलब जिसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल होगी वो टीचर होगा। ठीक है, अब मतलब टीचर का लक्षण होगा, ट्रेट होगा। अ फुल कमांड ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी होगा। अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, क्लास में आने से पहले वो तैयारी करेगा, ये भी होगा। अ लॉट ऑफ, वैसे निगेटिव वर्ड होता है, लेकिन बच्चों निगेटिव वर्ड तब होगा जब हम ये बोलेंगे कि अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन, है ना, हमने बच्चों को बहुत ज्यादा कंसेप्ट सिखा दिया, अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, है ना। इस तरह से अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड होगा और वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन ये टीचर के लिए बोला गया है कि बहुत ज्यादा टीचर प्रिपरेशन करता है क्लास में आने से पहले, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि टीचर के बारे में बोला गया है और जो बोला गया है वो पॉजिटिव बोला गया है। ठीक है, तो एक बात मैं और बता दूं इसका आंसर बताने से पहले, बच्चों इस हमारी मतलब YouTube चैनल पे एक ट्रिक्स एंड टिप्स के नाम से वीडियोस पड़ी हुई हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, इस पर आप जाइएगा और सारी वो वीडियोस देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि निगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं। निगेटिव वर्ड्स आएगा तो हमारा आंसर नहीं होगा, पॉजिटिव वर्ड्स आएगा तो हमारा आंसर होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि निगेटिव वर्ड्स अगर पॉजिटिव वे में पूछा है तो वो हमारा आंसर हो सकता है। जैसे इसमें पूछा लॉट ऑफ है निगेटिव वर्ड, लेकिन ये पूछा गया है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में लिया गया है इसको कि एक टीचर बहुत ज्यादा तैयारी करता है क्लास में आने से पहले। बिल्कुल, ये पीपीटी बनाने से पहले मैंने भी तैयारी की होगी, 3-4 घंटे मैंने इस पीपीटी में लगाए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो पीपीटी बनाना, ऊपर से क्वेश्चन फिल्टर करना, ऊपर से क्वेश्चन निकालना कि कौन से क्वेश्चन से मैं अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो उसका कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो इसमें टाइम लगा। अगर मैं उठा के ऐसे ही किसी कोई मतलब क्वेश्चन ले आती तो मतलब ये था कि वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती, आपका कंसेप्ट क्लियर शायद मैं उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाती जितना मैं इसमें कर पाऊंगी। तो इसका मतलब यह है अलॉट ऑफ प्रिपरेशन करनी चाहिए एक टीचर को क्लास में आने से पहले। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि मतलब एक जो बच्चे हैं, सारे बच्चों को हम सेम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि सबका टीचिंग एबिलिटी क्या होता, मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
मैंने काफ़ी कोशिश की कि मतलब इसमें क्या करूं कि आपको मैं लाइव प्रैक्टिस करा दूं ताकि कोई डाउट्स अगर आए तो मैं फौरन ले लूं, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगर कोई डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। आंसर देने की कोशिश है नहीं, मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स ऑफ टीचिंग, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि टीचिंग को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, अच्छे तरीके से बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है टीचिंग इज एन आर्ट, एक आर्ट है जो कि रिलीज सोलली टू इंस्टीट्यूशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। इसमें बोला है एन आर्ट, क्लियर है। कीवर्ड्स पकड़िए। ऑप्शन नंबर बी बोला गया टीचिंग इज अ साइंस, एक साइंस है, ठीक है। That depends exclusively on research and evidence based method, ठीक है। एक साइंस भी है और टीचिंग एक आर्ट भी है, ठीक है। हमारा यहाँ तक तो आंसर नहीं निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस, टीचिंग आर्ट भी है साइंस भी है। अच्छा, कंबाइनिंग क्रिएटिविटी विद सिस्टमैटिक अप्रोच, जो कि क्या करता है, क्रिएटिविटी तो लाता ही है और सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत लाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी देखेंगे, टीचिंग इज नाइदर एन आर्ट, ना ही आर्ट है और ना ही साइंस है, तो ये तो आपको पता है। टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है एक साइंस भी है, तो हमारा डी तो हो जाएगा एलिमिनेट। जो हमारा आंसर नहीं हो सकता उसे तो हम फौरन कट कर देंगे, फौरन उसे हटा देंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पे हम फाइट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सी जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि क्लियर इसमें है कि साइंस टीचिंग इज आर्ट, एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी अगर सी की ए की बात करें तो उसमें दिया गया है ए में कि वो आर्ट है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कि वो साइंस है, जबकि सी में दिया गया है कि वो दोनों है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहां से टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको टाइम सेव करना है और आपको वो टाइम कहां देना है, रीजनिंग और इंग्लिश में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवेल्युएशन। आपको पता होना चाहिए कि समेटिव इवेल्युएशन क्या होता है और आपको पता होना चाहिए कि इवेल्युएशन के टाइप्स, है ना। तो एक तो समेटिव इवेल्युएशन होता है, एक क्या होता है, समेटिव इवेल्युएशन होता है, और एक होता है फॉर्मेटिव। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव, तो बच्चे फॉर्मेटिव जो होता है जो ड्यूरिंग कोर्स चलने वाला है ना। इवेल्युएशन आपको पता ही है, इवेल्युएट हम कैसे इवेल्युएट करना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया है, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस रही है ना, वो हमने कितना इफेक्टिव रही है, नहीं रही है ना। बच्चे ने कितना सीखा है, उसका बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन देखा गया है, उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, ये सब हम चेक करते हैं। कैसे, जब हम करते हैं इवेल्युएशन से, है ना, इवेल्युएट करके। और इवेल्युएशन का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। या तो हम चैप्टर पढ़ाने के फौरन बाद हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट लेंगे, या फिर हम जो है मतलब पूरा कोर्स के एंड में उसको जो है उसका टेस्ट लेंगे। तो ऐसे इस तरह डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। तो समेटिव इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, एक होता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इन दो से पूछा जाता है, फिर भी डायग्नोस्टिक का भी आपको ध्यान रखना है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन तब होता है जब हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की नॉलेज क्या है ना। पढ़ाने से पहले, टीचिंग करने से पहले, या फिर लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जब हम बच्चे का ये जानते हैं कि उसका नॉलेज का लेवल क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज का लेवल क्या है, फिर उसमें ताकि हम न्यू नॉलेज उसके बेस पे हम ऐड कर सकें। प्रायर नॉलेज का लेवल जब हम चेक करना चाहते हैं तब हम डायग्नोस्टिक करते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक का मतलब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, क्लियर, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, जो प्रॉब्लम है उसको जानना। तो ये होता है डायग्नोज। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में जब हम हमारे मान लें कि हमारे पेट में तकलीफ है ना, जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें देखते ही तो मेडिसिन नहीं दे देता, तो डॉक्टर हमें कुछ चेकअप के लिए भेजता है। जब वो चेकअप हो जाता है, रिपोर्ट्स आती है, तब डॉक्टर बता पाता है कि इसमें आपको ये प्रॉब्लम है, और तब मेडिसिन हमें देता है। तो यही होता है, मतलब डायग्नोज किया उसने, है ना। डायग्नोज किया मतलब प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, बीमारी को फाइंड आउट किया, तो वही होता है डायग्नोस्टिक। मतलब जब बच्चे का प्रॉब्लम को जब हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हम नई नॉलेज उसके बेस पे दे सके, तो वो होता है डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स चलने वाला इवेल्युएशन। मतलब ये कि हमने पढ़ा रहे हैं, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बच्चों को पढ़ाया, है ना, 1 महीना 2 महीने 3 महीने जितना भी पढ़ाया, तो वो उस टाइम पे अगर मैं बच्चे के बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो वो क्या चल रहा है, फॉर्मेटिव चल रहा है, ठीक है। बीच में जो चलने वाला जो इवेल्युएशन है कि मैं चेक कर रही हूँ कि बच्चे का चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं डीपीपी सॉल्व करवा रही हूँ, है ना, वीकली टेस्ट करा रही हूँ, वो तो सब किस में आ गया, फॉर्मेटिव में। लेकिन एक आता है
समेटिव, समेटिव का मतलब जैसे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, सबमिट कर देना, है ना, सबमिट कर देना। जैसे सबमिट होता है ना, सबमिट क्या करते हैं, जब हमारा सारा प्रोसेस एंड हो गया, हो जाता है, जब सारा हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो फाइनल सबमिट करने का मतलब है अब हमारा प्रोसेस एंड हो गया, प्रोसेस का एंड हो गया। तो सबमिट का मतलब, समेटिव का मतलब जब हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसका एंड हो जाए, और एंड कब होता है, जब हम फाइनल एग्जाम दे देते हैं, है ना, तब वो एंड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो समेटिव इवैल्यूएशन पूछा गया है तो डेली क्लास नहीं होगा क्योंकि वो किस में चला जाएगा, फॉर्मेटिव में। वीकली क्विज नहीं होगा क्योंकि वो किस में चला जाएगा, फॉर्मेटिव में। हाँ, फाइनल एग्जाम जरूर होगा जो कि किस में जाएगा, समेटिव में, क्योंकि हम फाइनल एग्जाम सबमिट कर देते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। क्लासरूम डिस्कशन किस में चला जाएगा, फॉर्मेटिव में। क्लियर हुआ? इवैल्यूएशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत फास्ट में इंशाल्लाह कराऊंगी इसको, ताकि आप लोग क्या करें कि जल्दी इसका रिवीजन कर लें और इसको एक बार टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो वहीं पे मैं भेजती रहूंगी और क्विज भी आपसे कराती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन। मतलब इसमें से क्या ऐसा जो अप्रोच है जो कि क्लासरूम डिसिप्लिन को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। एज ए टीचर आप क्या करना पसंद करेंगे? आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, पनिशिंग स्टूडेंट आफ्टर दे मिसबिहेव, फौरन पनिश करेंगे जो बच्चा मिसबिहेव करेगा। ऐसे कैसे उसकी हिम्मत हो गई, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना आपको, तो जो मिसबिहेव करेगा उसको फौरन पनिश करेंगे। ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन बी, क्रिएटिंग एंगेजिंग एंड रिलेवेंट लेसन। मतलब क्रिएटिंग एंगेजिंग, एंगेज करेंगे बच्चे को कहाँ, क्रिएटिविटी में, ठीक है। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग माइनर डिसरप्शन, मतलब थोड़ा सा बहुत जो उस बच्चे का दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा इग्नोर कर देंगे ना। चलिए आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, सेपरेटिंग स्टूडेंट्स हु टॉक्स टू मच, है ना, उस बच्चे को सेपरेट कर देंगे, अलग कर देंगे जो बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, क्योंकि वो हट जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व आपकी। जब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बच्चों को ही हटा दो तो ना मतलब बच्चा ऐसा रहेगा जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, ना आपका जो है डिसिप्लिन आपका बिगड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपका विद इन सेकेंड आंसर आ जाना चाहिए। कैसे? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं और आपको एलिमिनेट फौरन कर देना है। इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम? आज छोटी सी प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे, कल को बड़ी होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी, ठीक है, तब आप क्या करोगे? पनिशिंग हम कर नहीं सकते, बच्चे को पनिश हम कर नहीं सकते, तो अब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। सेपरेट हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑप्शन हमारा गलत है, निगेटिव वर्ड है, सेपरेट हम कर ही नहीं सकते बच्चों को, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्रिएटिंग एंगेजिंग। और एंगेजिंग जो है पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है कि मतलब जब उसे एंगेज करेंगे क्रिएटिविटी में, एक्टिविटी में, तो बच्चा खुद ही शोर करना बंद कर देगा, ठीक है। तो देखो विद इन सेकेंड आंसर आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में इस बार? तो चलिए जैसा भी हुआ, मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा क्या होगा, कि इतना ज्यादा मतलब सिस्टम हैंग करेगा। जो हमारी लाइव क्लास नहीं चल पाएगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश रहेगी। नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह सारी कम से कम 1 मंथ पहले प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी इस बार। चलिए जैसा भी हुआ, जो भी होता है बेहतर होता है, कोई बात नहीं। एक मिनट, बस 1 मिनट। अब ठीक, क्वालिटी भी ठीक जा रही होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कैन बी फोस्टर्ड बाय। एक पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसे बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए, इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट साइलेंस, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट साइलेंस से, और बी, इनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, या फिर इनकरेज करके कोलैबोरेशन को, पार्टिसिपेशन को, है ना, यूजिंग थ्रेड्स टू इंश्योर कंपाइलेंस। ऑप्शन डी, लिमिटिंग स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, या फिर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है उसको आप लिमिट कर देंगे, तो आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा।
नहीं बनेगा, ठीक है। लिमिटिंग अगर उसका इंटरेक्शन करेंगे, बच्चा आपस में बात नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपका पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गया, निगेटिव हो गया। जब बच्चा आपस में बात ही नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आप बच्चे से बात नहीं करेंगे, तो कैसे आप डाउट्स क्लियर करेंगे, है ना। बच्चा कैसे आपसे एक हेल्थी रिलेशनशिप बना पाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा, ठीक है। इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट साइलेंस एक निगेटिव वर्ड है, बच्चे नहीं होगा। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाना चाहिए। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, बिल्कुल इनकरेज करेंगे किसे हम, कोलैबोरेशन को और पार्टिसिपेशन को, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यूजिंग थ्रेश टू इंश्योर कंपाइलेंस गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। encouraging participation in extra curricular activities can, आप इनकरेज कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्टडीज, इससे स्टूडेंट क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा स्टडी से। ऑप्शन बी प्रमोट ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट, अगर आप जो है इनकरेज कर रहे हैं पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पार्टिसिपेशन में, आप पार्टिसिपेशन को आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। या ऑप्शन सी लीड टू एकेडमिक फेलियर, या फिर आप बच्चे को एक एकेडमिक फेलियर की ओर ले जाएंगे, बच्चे कम मार्क्स से पास होंगे। या ऑप्शन डी आइसोलेट स्टूडेंट फ्रॉम देयर पियर्स, या बच्चे को आप क्या कर देंगे इससे कि बच्चा आइसोलेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा अपने पियर से, अपने ग्रुप से। तो हमारा इसमें निगेटिव वर्ड खूब ज्यादा यूज हुए हैं, जो कि हमारा आंसर नहीं होने देंगे। डिस्ट्रैक्ट बच्चा होगा नहीं, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट आप करने की सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है, या आप चाह रहे हैं कि वह हेल्दी भी बने, फिजिकल उसका डेवलपमेंट हो, तो इससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा बच्चे का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि एकेडमिक फेलियर कैसे हो जाएगा, एकेडमिक फेलियर की तरफ हम बच्चों को नहीं ले जा सकते, इससे तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आइसोलेट बच्चा इससे होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन अ टीचर सपोर्ट स्टूडेंट फेसिंग एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक ऐसे बच्चे को टीचर कैसे सपोर्ट कर सकता है जो कि बच्चा क्या कर रहा है कि एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं उसको वो फेस कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बाय इग्नोरिंग देयर पर्सनल इश्यूज, आप क्या करेंगे, इग्नोर मारेंगे, खत्म, उसका इश्यूज है ना, उसकी परेशानियां, उसकी दिक्कतें हैं, क्या ही टेंशन लेना, इग्नोर मारेंगे। ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल, वैसी लाइफ में काफी तकलीफें हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, एक बच्चे की और ले लेंगे, है ना। ऐसा आप सोचेंगे एज ए टीचर कि कभी टेट क्वालिफाई किया, कभी सीटेट, कभी एंट्रेंस देना पड़ा, तो कभी फिर सीटेट दिया, फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन की, काफी वेट किया, तब जाके गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली, तब आपका सिलेक्शन हुआ। इतने पे भी अब बच्चे की प्रॉब्लम हम देखें कि बच्चा का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसका हम देखें नहीं, इग्नोर मारो, ठीक है, ऑलरेडी काफी झेल के आए हैं। ऑप्शन बी बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड एकेडमिक अकोमोडेशन, उसे क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, और जो एकेडमिक अकोमोडेशन है, एकोमोडेशन का मतलब जो कि उसकी जरूरत है उसको प्रोवाइड कराएंगे, एकेडमिक, ठीक है। ऑप्शन सी बाय आइसोलेटिंग देम फ्रॉम द क्लासरूम, क्लासरूम से बाहर निकलो, ठीक है, क्लासरूम से बाहर निकलो, अपनी प्रॉब्लम बाहर देख छोड़ कर आओ। ऑप्शन डी बाय प्रमोटिंग अ हाईली कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, क्या कर देंगे, एक हाईली कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, ताकि बच्चा उसे सीखे और जो है अपना पार्टिसिपेशन अच्छे से करे। तो क्या इसमें आंसर होगा, फटाक से आंसर करिए। देखिए, इग्नोर करेंगे नहीं, आइसोलेट करेंगे नहीं, और कंपटीशन बढ़ाएंगे नहीं। कंपटीशन से क्या होगा, बच्चे में निगेटिविटी आएगी, ठीक है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, ए भी नहीं होगा, क्योंकि इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करेंगे नहीं, आज इग्नोर करेंगे किसी छोटी सी चीज को, कल को बड़ा होकर वो आपके सामने आएगी, फिर क्या करेंगे आप, तो प्रॉब्लम से भागना नहीं है, क्योंकि आप एक आइडियल टीचर हैं, और आइडियल टीचर जो है प्रॉब्लम से भागता नहीं है, सामना करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, अभी इससे पहले मैंने बोला था समेटिव, और अब ये आ गया फॉर्मेटिव। समेटिव बोला था जो हम प्रोसेस
एंड कर देते हैं तब होता है समेटिव, मतलब सबमिट कर दिया तो मतलब फाइनल एग्जाम होंगे हमारे समेटिव में। अब आ गया फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव मैंने बोला था ड्यूरिंग द कोर्स के दौरान चलने वाला जो इवेल्युएशन होता है उसे हम फॉर्मेटिव कहते हैं। तो टू प्रमोट स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास, प्रमोट करना, इससे फॉर्मेटिव से क्या होगा, प्रमोट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ऑप्शन बी टू इनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, इनहांस होती है स्टूडेंट्स की लर्निंग, या फिर टू इनहांस कोऑपरेशन इन द क्लास, या ऑप्शन डी टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज, कि लर्निंग की डिफिकल्टीज को जानना क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। जब हम प्रमोट करते हैं बच्चे को तो किसके बेस पे करते हैं, जब वो फाइनल एग्जाम देता है ना, जब वो फाइनल एग्जाम देता है तब इससे बच्चा क्या करता है, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है। 6th क्लास का एग्जाम दिए तब वो 7th में आता है, तो इसका मतलब ये है, ये तो चला जाएगा किसमें, सबमिटिव में, है ना, सबमिटिव सबमिट कर दिया है ना। टू इनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग, टू मतलब लर्निंग को इनहांस करना है, स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको एबिलिटी जो है उसको बढ़ाना है। तो ये कैसे बढ़ेगा, जब हम उसका इवेल्युएट करेंगे कि बच्चे का किस इफेक्टिव टीचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके बेस पे हम उसे और पढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा, उससे इनहांस होगा उसका लर्निंग। तो ये करेंगे, और ये किस में करेंगे, जब हम पढ़ा रहे होंगे, जब लर्निंग प्रोसेस हमारा चल रहा होगा, है ना। तो मतलब ये है कि ये हमारा आ जाएगा फॉर्मेटिव में। फॉर्मेटिव ये कोर्स के दौरान ही तो हम इनहांस करेंगे। और ऑप्शन सी जैसा कुछ है नहीं, ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज। अंडरस्टैंड मतलब ये मैंने बोला था डायग्नोस्टिक, है ना। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि बच्चे का जब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उसकी परेशानियों को जानते हैं, उसके बेस पे हम उसको प्रायर नॉलेज जो होती है उसको जानते हैं, फिर उसके बेस पे हम न्यू नॉलेज देते हैं, या फिर हम कोई फैसला ले पाते हैं कि बच्चों को हम ये सिखाने वाले हैं। इसके डिफिकल्टीज जो भी है डायग्नोस्टिक के अंदर ये आता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन अ डेमोक्रेटिक टीचिंग इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक टीचिंग इन्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड है, और कीवर्ड को आपको एग्जाम में भी क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, चलिए हु प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें डेमोक्रेटिक टीचिंग इन्वायरमेंट है, इसमें जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, अगर किसी को आंसर भी नहीं पता तब भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल होता नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई रोल होता नहीं है कि वो जो है किस में करेगा कि टीचिंग में कोई मतलब कोई फैसला लेना है, कुछ भी करना है तो वो पेरेंट्स नहीं आके देंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका प्रिंसिपल नहीं लेगा आके। तो मतलब दो में फाइट है यहाँ पर, टीचिंग में, टीचर में और स्टूडेंट में, कौन मतलब इसमें डेमोक्रेटिक में टीचर होगा या फिर स्टूडेंट होगा। आंसर देने की कोशिश करिए, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल होता क्या है। ठीक है, क्या होगा, डेमोक्रेटिक जो टीचिंग एनवायरनमेंट होता है तो उसमें जो पावर का शेयरिंग होता है वो टीचर और स्टूडेंट में 50-50 होता है। ठीक है, मतलब इसमें सर्वे सर्वा टीचर नहीं होता है, टीचर की नहीं चलती है, क्लियर है। और जिसमें टीचर की ही चलती है वो ऑथोरिटेरियन होता है। ठीक है, ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है हिटलरवादी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर की ही चलती है। टीचर डिसाइड करेगा उसे क्या पढ़ाना है, टीचर डिसाइड करेगा उसे कैसे पढ़ाना है, टीचर डिसाइड करेगा कि उसको किसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, ये सब डिसीजन का होता है, टीचर का होता है। मेथड क्या होगा, लेक्चर मेथड होगा, कौन सा मेथड होगा, ये सब टीचर डिसाइड करता है। डेमोक्रेटिक में इसे डेमोक्रेटिक को स्टूडेंट सेंटर भी बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें टीचर सेंटर पर ना होकर स्टूडेंट सेंटर पर होता है। ठीक है, ऑथोरिटेरियन जो होता है उसमें टीचर सेंटर में होता है, टीचर ही सारे डिसीजन लेता है, ना कि टीचर इस बेस पे डिसीजन नहीं लेता कि बच्चे की नीड क्या है, वो इस पे डिसीजन लेता है कि उसे किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक में स्टूडेंट का क्या होता है, पार्टिसिपेशन, मतलब स्टूडेंट का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Which teaching approach encourage collaboration, participation and respect for diverse perspective? इनमें से कौन सा टीचिंग अप्रोच है जो कि एनकरेज करता है कोलैबोरेशन को, पार्टिसिपेशन को एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। रेस्पेक्ट करता है और मतलब कई तरह जो डाइवर्स
जो है पर्सपेक्टिव को, इसमें कौन सा होगा? सब्जेक्ट सेंटर टीचिंग होगा, या फिर लर्नर सेंटर टीचिंग होगा, या फिर टीचर सेंटर, या फिर स्कूल सेंटर। स्कूल सेंटर जैसा तो कोई टीचिंग होता नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर अगर होगा तो उसमें कोलैबोरेशन पार्टिसिपेशन होगा नहीं, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आ गया टीचर सेंटर, आ गया लर्नर सेंटर। मैंने पहले ही बोला अगर टीचर सेंटर होगा तो वो इस पे टीचर सेंटर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, बच्चे की नीड को देखते हुए काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कोलैबोरेशन, और इसमें जो पावर होती है वो 100% किसके पास होती है? टीचर के पास होती है। तो जब टीचर के पास होती है तो वो लेक्चर मेथड ज्यादा यूज करता है, और वो बच्चे का पार्टिसिपेशन यहाँ पर क्या रखता है? 0% होता है, ठीक है। बच्चे का पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन क्या होगा? 0 होगा। जो भी एक्टिविटी होगी टीचर करेगा, टीचर पढ़ाएगा, टीचर जाएगा, बच्चा साइलेंट होकर सिर्फ और सिर्फ सुनेगा, ठीक है। जो रोबोट होता है ना, कि रोबोट को हम रिमोट के जरिए चलाते हैं, तो वो टीचर सेंटर मेथड में होता है कि बच्चे वहां एक रोबोट की तरह हैं, टीचर उसका रिमोट उसके हाथ में है, और रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? टीचर के हाथ में। वो जैसा चाहेगा बच्चे करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो वो टीचर सेंटर तो होगा नहीं, फिर वो होगा लर्नर सेंटर, जहां की बच्चे का भी पार्टिसिपेशन होगा और कोलैबोरेशन होगा। और इस चीज को जब वो इंकरेज किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पर लर्नर जो है वो जो है एक्टिव है और वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच अप्रोच इज लाइकली टू engage students and activate their prior knowledge then introducing a new क्या है ये? न्यू टॉपिक, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो कि स्टूडेंट को एंगेज रखता है, एक्टिव रखता है, ठीक है, और उसकी प्रायर नॉलेज को देखते हुए फिर वो न्यू टॉपिक को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर है अनाउंसिंग द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि आप जब न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एज ए टीचर क्लास में, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होगा? किस तरीके से आप न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास में? ऑप्शन नंबर है अनाउंसिंग द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक। आप क्लास में जाएंगे और न्यू टॉपिक का जो नेम है उसका अनाउंस करेंगे कि हम बच्चे आज हम ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर का ये नाम है। या फिर आपको लग रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं है, तो ऑप्शन बी राइटिंग द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप आएंगे क्लास में और बोर्ड के ऊपर न्यू टॉपिक का नाम लिख देंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ऑप्शन सी आस्किंग स्टूडेंट टू गेस द नेम ऑफ द न्यू टॉपिक। बच्चे से बोलेंगे बच्चे थोड़ा गेस करो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ऑप्शन सी होगा। या फिर ऑप्शन डी टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू द न्यू टॉपिक। या फिर चेक करेंगे कि बच्चे का प्रायर नॉलेज क्या है, उसके बेस पे आप जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि जो पिछला उनको, ऐसा नहीं है कि आप न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिए और पता ही नहीं कि उससे रिलेटेड जो नॉलेज होनी चाहिए वो बच्चे में है या नहीं है। मान लो आप मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चे में पहले एडिंग सब्ट्रैक्शन तो आना चाहिए, है ना, उससे पहले उसकी काउंटिंग तो उसको आनी चाहिए। वो नहीं आई और आपने सीधा उसको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर न्यू टॉपिक आप जो है इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं क्लास में, तो आप टेस्ट करेंगे कि बच्चे की प्रायर नॉलेज जो कि जरूरी है न्यू टॉपिक सीखने के लिए, वो उसको आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमारा मतलब न्यू टॉपिक का नाम बता देना, या फिर बोर्ड पे जो है उसका लिख देना नाम, या फिर बच्चे से पूछना कि बच्चों गैस करो कि क्या सही है, क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो वो कुछ भी उसमें तो नहीं बैठ रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच टीचिंग, ये मर्ज हो गए है ना, लास्ट वाली जो लाइन है वो मर्ज हो गई है पीडीएफ बनाते टाइम, पीपीटी में तो ऐसा कुछ नहीं था। खैर, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट। इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड है जो कि एक इफेक्टिव मतलब मोस्ट इफेक्टिव है फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब आप चाह रहे हैं कि स्टूडेंट में आप क्या करें, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाह रहे हैं, तब आप क्या करोगे? लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन देंगे उसे, ऑप्शन बी एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएंगे, या ऑप्शन डी डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे, या फिर ऑप्शन डी ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराएंगे। क्या होगा इसमें? देखिए, आप चाह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग आए। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? जहां बच्चा अच्छे बुरे में फर्क करना जानता हो, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब जहां बच्चा अच्छा बुरा जानने लगे, क्या सही है क्या गलत पहचानने लगे, तो वो होता है क्रिटिकल थिंकिंग, है ना।
और किसी के कहने में नहीं आए, किसी ने कुछ कह दिया उसमें नहीं आए। जैसा अभी इलेक्शन हुआ है, कुछ लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग का इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो दिए हैं। कुछ मतलब मैं नाम नहीं लूंगी, जो भी है, ये इलेक्शन मेरे उसमें नहीं है, खैर मैं इससे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कोई आ गया है ना, आपके यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए और आपने देखा कि अच्छा ये तो मुझे देखने में बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, ये खूबसूरत सी लग रही है, और उसके बेस पे आप क्या दिया है, वोट दिया है। या फिर आपके पेरेंट्स जहां वोट करने गए, आपने वो देखा कि हमारे पेरेंट्स वहां वोट करने गए हैं, इसका मतलब मेरा वोट भी उसी को जाएगा, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। मान लो कि आपके यहाँ पर 3-4 लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, है ना, आपने सबको देखा, जज किया कि किसका काम क्या है, किसकी पार्टी क्या है, उसका काम क्या है, और ये हमारे एरिया के लिए अगर ये जीत जाता है तो क्या हमारे एरिया में अच्छा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बेस पे आप वोट देकर आए, ना कि इसके बेस पे कि मेरे पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं, मेरा खानदान कहाँ जा रहा है, मेरे घर वाले और बाकी लोग किसको वोट कर रहे हैं, इससे मतलब ना रखते हुए आपने उसको वोट किया जो आपको ठीक लगा। इसका मतलब आप में है क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छे बुरे का फर्क आप जानते हैं। तो लेक्चर बेस्ड अगर इंस्ट्रक्शन देंगे, लेक्चर हम देंगे, मतलब मान लो कि आप बैठे हुए हैं, मैं आपको लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रही हूँ, क्या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब एक्सपीरियंस ले रहे हैं मतलब फील्ड वर्क कर रहे हैं, फील्ड में आप जा रहे हैं, खुद उसको जो फेस कर रहे हैं ना, जब वो फेस कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मतलब यह एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, इससे आपका क्रिटिकल थिंकिंग होगा ही होगा। ठीक है, आप घर में बैठे हैं, आपके पेरेंट्स ने बोला उसको वोट करिए ना, आप वोट कराए, है ना, लेकिन आपने खुद उसको देखा कि क्या क्या सही है, क्या क्या सही नहीं है, कौन कौन हमारे यहाँ पर ठीक काम कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, उसके बेस पर आप वोट करके आए, मतलब ये आपने एक्सपीरियंस लिया। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि मैं कोई चीज आपको बता रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ और मैं उसका पिक्चर दिखा रही हूँ, डेमो दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ाना है अर्थ के बारे में, रोटेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में उसके, तो मैंने उसका ग्लोब दिखा दिया, वो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन वो ठीक है, लेकिन आपने मान लो कि और अच्छा मतलब लैब में जाके आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि ज्यादा मोर इफेक्टिव होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, क्योंकि आप इसमें खुद फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं एक्टिव हूं, मैं आपको डेमो दिखा रही हूं, तो ये हमारा नहीं होगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, है ना, खूब ज्यादा प्रैक्टिस। ड्रिल होता है ना कि ड्रिल मशीन को चलाते हैं तो वो होल कर देता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है बच्चे में नहीं ला सकता, डेवलपमेंट उसका नहीं हो सकता, डेमोन्स्ट्रेशन से भी नहीं हो सकता, लेक्चर मेथड भी एक निगेटिव वर्ड है, हमारा हो जाएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is an example of an open-ended questions that promotes higher order thinking? मतलब ये है कि आप इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो मानेंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को दिखाता है। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो चीज और पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन आया है तो एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, और एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन जो कि इसमें आया है। क्लियर है? और क्लोज एंडेड का मतलब होता है जिसका सिर्फ एक आंसर हो। ठीक है, एक आंसर हो, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है और आपकी जो थिंकिंग चलेगी वो इसी पॉइंट पर आके रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या है, एक है। इसमें एग्जाम्पल भी आएगा, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है और हर बार आता भी है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का ही दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, एक ही पॉइंट पे थिंकिंग हम कर पाते हैं। फिर ओपन एंडेड को एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप बाहर की तरफ थिंक कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट से बाहर की तरफ थिंक करना मतलब दिखा रहा है कि ओपन एंडेड को, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब क्लियर हुआ? चलिए अब हम इससे समझते हैं एग्जाम्पल से, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल ओपन एंडेड में जाएगा, कौन सा एग्जाम्पल क्लोज एंडेड में जाएगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस की कैपिटल क्या है? अब इसका वर्ड ऐसा नहीं है, इसका आंसर एक है। जो है फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल बताएंगे जरा।
उसमें कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर एक है। अब कुछ बच्चों को अगर आंसर आता है वो आंसर करेगा, नहीं आता है तो वो चुप हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है क्वेश्चन मतलब बोलेगा कि फ्रांस की कैपिटल वो दिल्ली लगाए और उसे कम से कम थोड़ा बहुत मार्क्स तो मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर उसे आंसर आता है वो लगाएगा, आंसर नहीं आता वो नहीं आएगा। मतलब यह है कि इसका एक ही आंसर है। इसका मतलब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड, जिसका एंड क्लोज हो जाए, है ना, एक ही आंसर हो, बस ज्यादा थिंक नहीं करना। आंसर आता है तो लगाओ, नहीं आता आगे बढ़ जाओ। लिस्ट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स की आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये जाएगा क्लोज एंडेड में या फिर ओपन एंडेड में। फिर आता है व्हाई डू यू थिंक द करेक्टर मेड दैट डिसीजन, मतलब आपको बताना है कि व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं इसके बारे में, है ना। ऑप्शन डी, व्हाट ईयर डिड वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड, या वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म हुआ था, है ना। देखिए इसका आंसर भी फिक्स है तो ये भी चला जाएगा क्लोज एंडेड में। जिसका आंसर फिक्स हो, जिसका आंसर फिक्स हो, आप चेंज नहीं कर सकते। फैक्चुअल चीजें जो होती हैं, स्टैटिक्स जीके जो होती है, वो किस में चला जाता है, क्लोज एंडेड में। और जिसके एक से ज्यादा आंसर बन सकते हैं। अगर हम बच्चे को क्वेश्चंस देते हैं, तो जो जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर मैं बच्चों को दूं तो उसका आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अब इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या है, इसका आंसर फिक्स है। आप नहीं बता सकते कुछ और इसका। अगर आंसर पता है तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अगर मैं बोलूं कि फ्रांस के बारे में आप बताइए, फ्रांस के बारे में कोई 5 लाइन आप लिखिए, तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा, एक मान लो कि एक बच्चा है काव्या है, तो जरूरी नहीं जो काव्या ने लिखा और दूसरी साइड में बच्चा क्या है, रहीम है, तो रहीम भी सेम लाइन लिखेगा। नहीं, रहीम का आंसर चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है काव्या से। इसका मतलब यह है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर चेंज हो सकता है, उसका कुछ लाइंस चेंज हो सकती है, लेकिन जो क्लोज एंडेड होते हैं उनका आंसर फिक्स होता है ना। तो ये कन्वर्जेंट पे काम करता है। क्लोज एंडेड मतलब एक पॉइंट पा के रुक जाता है, और कन्वर्जेंट मतलब यहाँ पर हमारा दिमाग नहीं खुल रहा है ना, क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम बोले कि फ्रांस के बारे में कुछ बताइए, फ्रांस के बारे में 5 लाइन लिखिए, तो बच्चे का यहाँ दिमाग चलेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, बच्चे का थोड़ा दिमाग काम करेगा, वर्क करेगा, है ना, जिससे वो लिखेगा कि अच्छा 5 लाइन में कौन सी लिखूं, तो दोनों की अलग अलग हो सकती हैं। इसका मतलब ये जो चला जाएगा, इसमें से ऐसा ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं ये कुछ चेंज नहीं होंगे, है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसका भी आंसर फिक्स है। लेकिन इसमें पूछा है व्हाई, है ना, क्यों, आपसे पूछा है व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो एक काव्य आंसर कर रही है इसका वही रहीम भी करेगा, हो सकता है रहीम का थिंक करने का वे अलग हो और काव्य का अलग हो। तो इसका मतलब ये वाला जो चला जाएगा वो चला जाएगा ओपन एंडेड में। तो इसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन एंडेड, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी। मतलब इस रामायण से पूरी इतनी लंबी चौड़ी जो रामायण मैंने गाई है आपके सामने, इसका मतलब एक ही निकल के आया, ओपन एंडेड मतलब आपका दिमाग भी खुल गया, है ना, आप थिंक कर रहे हैं, डिफरेंट चीजें आप हर पॉइंट से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या होगा, जब आपका माइंड खुलेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, तो मतलब ये है कि ये डाइवर्जेंट है ना, एक पॉइंट से डाइवर्ट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट हो गया। और कन्वर्जेंट मतलब एक ही पॉइंट पर आप थिंक कर रहे हैं, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड भी बोलते हैं और ओपन एंडेड को डाइवर्जेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचर। मतलब एक टीचर है जो कि कल्चरली क्या है, रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स कल्चर बैकग्राउंड इन द इंस्ट्रक्शन, मतलब इग्नोर करेंगे उस स्टूडेंट को जो कि कल्चर बैकग्राउंड रखता है। ऑप्शन बी, यूजिंग ओनली इंग्लिश इन द क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, जो उसकी मातृभाषा है उसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ आप इंग्लिश पर फोकस करेंगे। ऑप्शन सी, इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस इनटू लेसन, इनकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, प्रेफरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम सर्टेन कल्चरल बैकग्राउंड ओवर अदर। देखिए अगर इसका आंसर आपको नहीं भी आता है तब भी विद इन सेकेंड आप इसका आंसर ले आओगे। कैसे,
आप एक कल्चरली क्या है रेस्पॉन्सिव टीचर हैं, मतलब आप कल्चरली जो म्यूजिक वगैरह होते हैं इस तरह का जो होता है उसको आप वो रेस्पॉन्स आप इस तरह का कर रहे हैं, मतलब कल्चरल का मतलब यहाँ पर आप कल्चरल के तौर पे सिखाना चाह रहे हैं कुछ भी, तो आप क्या करोगे, इग्नोर हम कर नहीं सकते, सीधी बात है, जो निगेटिव वर्ड है उसको पकड़िए। ओनली क्या होता है, फिक्स कर देता है, ठीक है, फिक्स कर देता है, आप उसी पे फोकस कर रहे होते हैं, तो क्या हमारा आंसर नहीं होगा, ओनली भी हमारा नहीं होगा। ये तो बोला है कि नेटिव को आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और ओनली इंग्लिश पे फोकस करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है क्या कर रहा है कि जो उसी को हम प्रेफर करेंगे जो कि एक सर्टेन बैकग्राउंड से आ रहा है ना, बाकी को हम इग्नोर करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पर्पज क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट मैंने पहले ही बोला इवेल्युएशन ही है, टू इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ है तो फिर समेटिव हो जाएगा, ठीक है, अभी एलिमिनेट करते चलिए। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आया है, इसका मतलब ये हो गया क्या हो गया, फॉर्मेटिव, है ना, फॉर्मेटिव। ऑप्शन सी, टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड स्किल लेवल्स, प्रायर नॉलेज को चेक करना कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता है, उसके बेस पर आगे का पढ़ाना, इसका मतलब ये हो गया डायग्नोस्टिक, ठीक है। टू असाइन ग्रेड्स फॉर प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड लेवल, इसका मतलब ये हो गया समेटिव, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हम उसे बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चे देखिए अभी 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कल करा दूंगी, क्योंकि ये भी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के चले जाएंगे। ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीटी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये सेम आपकी, अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है ना एग्जाम से पहले, तो आप टेलीग्राम से सिर्फ पीडीएफ उठा के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कल जब मैं इसका 10 क्वेश्चन भी करा दूंगी तो उसके बाद में ये टेलीग्राम पे जो है पूरा पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छे से कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।